Hello everyone. So today we are going to proceed chapter number 17 of class 11th biology, that is breathing and exchange of gases. So this is our part 4th. This is going to be our final part of this chapter. तो हम शुरू करेंगे बोर्स इफ़ेक्ट से, और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद यानी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को ख़त्म करने के बाद मैं पार्ट 1 से पार्ट 4 तक की यानी पूरे चैप्टर की एक क्विक रिवीजन, क्विक रिकेप आपको दूंगी। तो अभी शुरू करते हैं बोर्स इफ़ेक्ट से। बोर्स इफ़ेक्ट क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई CO2 कंसंट्रेशन एट टिश्यू। यहाँ हमें पता है कि टिश्यू जो साइट है वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है कम, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था काफ़ी डिटेल में कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई CO2 कंसंट्रेशन एट टिश्यू साइट। और जहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हमारे वो कर्व में, वो कौन सी साइड थी? वो थी हमारी राइट साइड। ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म हमारे पास है रूट इफेक्ट। सॉरी, ये होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू लो पीएच यानी कि हाई एसिडिटी एट टिश्यू इज नोन एज रूट इफेक्ट। कुछ अलग नहीं है, बात डिसोसिएशन की ही हो रही है। बस फ़र्क इतना है कि जहाँ पे हाई CO2 होगा यानी हाई कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहाँ पे हमारा H+ की यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब एसिडिटी ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा मतलब pH कम। तो वही बात ये कह रहे हैं कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू लो pH यानी हाई एसिडिटी एट टिश्यू इज़ नोन एज रूट इफेक्ट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। अपनी वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कि कौन सा ऐसा फेवरेबल इनमें से फैक्टर है जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में होता है। पहला पॉइंट है लो PCO2 यानी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दूसरा लो टेम्परेचर, तीसरा लो H+ कंसंट्रेशन और लास्ट है लो pH। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लो pH। हमें डिसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो लो PCO2 तो होगा नहीं, हाई होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा, कंसंट्रेशन भी हाई होगी, बस हमारा pH क्या होगा? वो कम होगा। अभी हमने पढ़ा रूट इफेक्ट में डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू लो pH यानी हाई एसिडिटी एट टिश्यू साइट इज़ नोन एज रूट इफेक्ट। ठीक है। अब एक बार ये 2 ग्राफ मैंने यहाँ बनाए हैं, इनको देखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये A और B 2 दे रखे हैं हमको, ये हमारी HB सैचुरेशन है और ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है। हमें यहाँ बताना है, आप पहले ही मैंने आंसर लिख ही रखा है वैसे तो यहाँ पर, समझना कि यहाँ पे बताना हमें क्या है कि वीनियस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड A और B में से कौन सा है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा वीनियस ब्लड होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर, इम्प्योर मतलब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा। CO2 की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे कौन सी साइड कर्व था? राइट साइड। तो राइट साइड यानी B हमारा क्या है? वीनियस ब्लड। A हमारा क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड यानी आर्टेरियल ब्लड। अब पूछा है कि 25 डिग्री और 42 डिग्री टेम्परेचर A और B में किसका मतलब किसका होगा 25 और किसका होगा 42? A और B 2 ऑप्शन है। तो B का 42 मैंने क्यों लिखा? जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी किसकी? CO2 की यानी राइट साइड पे, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, H+ यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, तो B का 42 डिग्री और कम यानी 25 डिग्री होगा A का। तो समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार पॉज करके यहाँ पढ़ लेना इसको अच्छे से। दूसरा हमारे पास है कि फीटस का जो हीमोग्लोबिन और अडल्ट का हीमोग्लोबिन A और B में से कौन सा किसका है। तो फीटस के हीमोग्लोबिन को हम जानते हैं कि उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू अडल्ट हीमोग्लोबिन।
तो जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा यानी वो लेफ्ट साइड पे कर्व यानी ऑक्सीजन ज़्यादा, तो वो ए होगा फीटस Hb और बी होगा अडल्ट Hb। जो पार्ट 3 में मैंने कर्व बना रखा था लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आपके माइंड में रहना चाहिए और ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाँ, ये हमने बात कर ली कि फीटस Hb और अडल्ट Hb एफिनिटी, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। हमने कल पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। तो CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू से लंग में ट्रांसपोर्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू। CO2 इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। CO2 बाइंड, हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन के जो है 2 पार्ट होते हैं, एक हीम प्रोटीन और एक ग्लोबिन प्रोटीन। हीम प्रोटीन जो होता है वो 4 से 5% होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है 95 to 96%। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन में हमारी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उसमें हमारे NH2 यानी अमाइनो ग्रुप अटैच होते हैं। CO2 उन्हीं अमाइनो ग्रुप से यानी अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से जो ग्लोबिन प्रोटीन में होते हैं उनसे बाइंड करता है, ठीक है। और हमारा ऑक्सीजन जो है वो आयरन, जो हमारे हीम प्रोटीन में आयरन होते हैं उनसे बाइंड करता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो CO2 है वो जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ग्लोबिन प्रोटीन में अमाइनो ग्रुप की, उससे NH2 यानी उससे जो है बाइंडिंग करेगा। ऑक्सीजन हमारे हीम प्रोटीन में जो आयरन है उसके साथ बाइंडिंग करता है, ठीक है। अब ये डायग्राम के थ्रू पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट CO2 का कैसे हो रहा है। यह हमारा टिश्यू साइट है। टिश्यू साइट पे हम जानते हैं CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा, O2 की कंसंट्रेशन कम। अब ये टिश्यू जो है ये है हमारा प्लाज्मा फ्लूइड के अंदर हमारे कनकेव शेप में जो आप देख रहे हो ये होता है RBC हमेशा जो ये प्लाज्मा फ्लूइड है इसके अंदर होता है, ठीक है। 70% CO2 गया, 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RBC के थ्रू, ठीक है। और ये CO2 हमारा कितना परसेंट था प्लाज्मा के थ्रू, ये इसमें हमारा प्लाज्मा फ्लूइड में रह जाता है, 7% डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। 70% RBC के अंदर, ये आगे हम अच्छे से और समझेंगे, ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि 70% RBC के अंदर जाता है, 7% CO2 प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है और बाकी बचा 20 से 25% CO2 बाइंड होता है RBC में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से, ठीक है। अब ये जो फ्लो चार्ट है ये जो आप देखोगे इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि कैसे एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। ये हमारी टिश्यू साइट, बताया मैंने CO2 ज़्यादा O2 कम, ठीक है। ये जो हमारी ब्लड वेसल है जो मैंने लाइन लगा रखी है इधर दोनों साइड पे, इसके अंदर जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ये है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर हमारा क्या है RBC, डन। टिश्यू CO2 मतलब टिश्यू रिलीज कर रहा है CO2 गया हमारा कहाँ पे, प्लाज्मा से होता हुआ RBC के अंदर कितना 70% मैंने बताया, क्योंकि 7% तो हमारा प्लाज्मा में ही डिजोल्व रह जाता है, तो कितना बचा 70% हमारा गया RBC के अंदर। फिर जो RBC में जो हमारा H2O वाटर प्रेजेंट होता है, जो ये मॉलिक्यूल है वाटर का, इसके साथ बाइंडिंग करके बना देता है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। और इसमें जो याद रखने वाली बात ये है सबसे ज़्यादा कि किसकी प्रेजेंस में जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, ये एक एंजाइम होता है, बहुत ज़रूरी एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। और जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है ये हाई अमाउंट में होता है RBC में, काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, फास्टेस्ट एंजाइम है यानी बहुत स्पीडली जो है ये इक्वेशन कराता है। जिंक होता है इसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जिंक कंटेनिंग है, और जो माइन्यूट अमाउंट में यानी कम अमाउंट में ये प्लाज्मा में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में RBC में, जिसकी वजह से हमारा कार्बोनिक एसिड हमें मिलता है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड जो है स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन में और HCO3 में, ठीक है।
ये जो HCO3 है ये डिफ्यूज़ आउट हो जाता है प्लाज्मा में, इसकी हम बात करेंगे। पहले हम इस H पॉजिटिव को यानी हाइड्रोजन को देखेंगे। ये H पॉजिटिव जो है हमारा हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में। हीमोग्लोबिन जो है पोटेशियम के साथ ही मतलब इस फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में पोटेशियम होता है। तो KHB यानी पोटेशियम हीमोग्लोबिन, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जो है लिंक करके बना देता है हीमोग्लोबिन एसिड H.HB प्लस K पॉजिटिव, यानी पोटेशियम निकल गया बाहर। पोटेशियम फिर जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है हमारे तो ये जो पोटेशियम है ये क्लोरीन जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है उसके साथ मिलाकर बना देता है KCl, ठीक है। और अब जो मैंने ये बताया कि इसकी अभी हम बात करेंगे, ये जो हमारा HCO3 है ये डिफ्यूज़ आउट हो जाता है आरबीसी से प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में हमारा NaCl ये सोल्ट प्रेजेंट होता है जो स्प्लिट होके बनता है, अलग हो जाता है Na में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। उसके बाद जो ये सोडियम है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाकर बना देता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है 70% होता है। समझ आया? उसके बाद मैं एक बार फिर से यहाँ तक का एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। टिश्यू साइड पे CO2 ज़्यादा O2 कम, 7% तो प्लाज्मा में ही डिजोल्व रह गया, 70% गया आरबीसी के अंदर गया, H2O के साथ मिलाकर बन गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया। किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद ये H2CO3 जो है स्प्लिट हुआ H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। H पॉजिटिव जो है अलग निकल गया, ये तो क्योंकि डिफ्यूज़ आउट हो गया था ना, ये बच गया। ये इसने क्या किया, ये मिल गया पोटेशियम हीमोग्लोबिन के साथ और बन गया हीमोग्लोबिनिक एसिड। K पॉजिटिव फिर निकल गया, K पॉजिटिव जो है फिर हमारे आरबीसी में प्रेजेंट क्लोरीन होता है उसके साथ मिलाकर बन जाएगा KCl। समझ आया? ये डिफ्यूज़ आउट हुआ प्लाज्मा में, जो फिर NaCl जो सोल्ट प्रेजेंट होता है वो फिर स्प्लिट हुआ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। जो सोडियम है उसके साथ फिर HCO3 नेगेटिव ने मिलाकर बना दिया सोडियम बाइकार्बोनेट 70%। समझ आया होगा? उसके बाद अब देखो ये हमारा जो यहाँ नेगेटिव में नेगेटिव साइन था, यानी हमारा जो नेगेटिव था ये तो हमने प्लाज्मा में डिफ्यूज़ करा दिया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा आयनिक डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, इम्बैलेंस हुआ वो आयनिक अपना चीज़ आयंस। तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए प्लाज्मा और आरबीसी में ये जो हमारा क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन NaCl से क्लोरीन निकला था, इस क्लोरीन को हम प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट कर देते हैं और इस शिफ्ट को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है, प्लाज्मा से आरबीसी में क्लोरीन को शिफ्ट करते हैं उसको अपने आयंस को बैलेंस करने के लिए, और उस शिफ्ट को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। समझ आया? देखो 7% पढ़ लिया, डिजोल्व हो गया। 70% का कैसे बाइकार्बोनेट बना वो भी पढ़ लिया। अब 20 से 25% CO2 बचा था, वो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ जो है मिलना था, और कहाँ पे? ग्लोबिन प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप पे NH2 पे, और उससे बनना था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, 3 था अपना 7% कार्बन डाइऑक्साइड क्या डिजोल्व हो रहा था प्लाज्मा में, 70% बाइकार्बोनेट बन रहा था, ये हमने बना लिया। ठीक है, 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ जो है मिलना था NH2 ग्रुप पे, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वहाँ से हमें मिल जाता है। समझ आया? एक बार इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं CO2 produced by tissues diffuses passively into blood stream and passes to RBC। बताया मैंने अपने प्लाज्मा से RBC में चले जाते हैं, यानी ब्लड स्ट्रीम से और RBC में पास हो जाते हैं। उसके बाद यही जो क्लोराइड शिफ्ट, और इसको हम हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। ये जो क्या था वही जो मैंने पीछे समझाया वही लिख रखा है यहाँ कि इन रिस्पॉन्स ऑफ HCO3 नेगेटिव आयंस chloride ion diffuse from plasma into RBC to maintain ionic balance। ठीक है, अब ये पॉइंट देखना, when PCO2 यानी
partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low, as in tissues more binding of CO2 occurs. Obviously जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी बाइंडिंग होगी. यहाँ पे टिश्यू अपने टिश्यूज़ की साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो बाइंडिंग भी किसकी होगी, CO2 की होगी. ठीक है, ये डायग्राम देखो, टिश्यूज़ है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाना है. ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी के बाहर हमारा प्लाज्मा फ्लूइड है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो तरीके से जाता है लंग्स के पास, आरबीसी, प्लाज्मा. आरबीसी में कौन से थे हमारा KCl, HHB हमारा, और कौन सा था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. HHB हमारा ये रहा हीमोग्लोबिनिक एसिड. ठीक है, वही चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ी, KCl अपना हीमोग्लोबिनिक एसिड, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. और ये प्लाज्मा जो हमारा इसमें हमारा प्लाज्मा में रहता है वो प्लाज्मा फ्लूइड में गया था NaCO सोडियम बाइकार्बोनेट 70%. ठीक है, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार. हमारा क्लोराइड शिफ्ट तो हमें पता चल गया था थोड़ा सा, लेकिन रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी होता है. क्लोराइड शिफ्ट हमने पढ़ा CO2 के केस में, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था. रिवर्स आ गया तो समझ लो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं हम, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो ये अकर होता है टिश्यू साइड पे. टिश्यू साइड पे CO2 की कंसंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा है. अब एल्वियोली पे क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होगा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसके बाद क्लोरीन मूव करता था कहाँ से, प्लाज्मा से आरबीसी में हमने मूव कराया था, है ना. यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, आरबीसी से प्लाज्मा में जो है क्लोरीन अपना शिफ्ट होगा. ये जो अपना HCO3 नेगेटिव था ये आरबीसी से प्लाज्मा में ही मूव किया था. हाँ, डिफ्यूज़ आउट हो गया था ना. HCO3 जब डिफ्यूज़ आउट हुआ प्लाज्मा में, वहाँ सोडियम के साथ ये मिला, सोडियम के साथ मिला के इसने क्या बनाया था, NaCO3 नेगेटिव सोडियम बाइकार्बोनेट. यहाँ क्या होगा, प्लाज्मा से आरबीसी में, मतलब आपको ये याद है तो ये उसका रिवर्स है. ठीक है, और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट ड्यू टू हाई PO2 एंड लो PCO2, HCO3 नेगेटिव डिसोसिएट इन प्लाज्मा एंड CO2 मूव्स टू एल्वियोली. पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और कम पार्शियल प्रेशर CO2 का, कम कंसंट्रेशन HCO3 की. इसकी वजह से जो है डिसोसिएट हो जाएगा प्लाज्मा में और CO2 मूव करेगा एल्वियोली में. क्या बताया, अब वही बात होगी. देखो एसोसिएशन उसका ही तो होगा जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा. अब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा तो मतलब उसका एसोसिएशन होगा. अब जो माइनॉरिटी में होगा जिसका कंसंट्रेशन कम होगी उसका डिसोसिएशन होगा. अब डिसोसिएशन किसका होना चाहिए यहाँ पे, PCO2 का. तो वही बात है ना, डिसोसिएट इन प्लाज्मा, ये डिसोसिएट हो जाएगा प्लाज्मा में, जिसकी वजह से फिर CO2 डिसोसिएट होकर एल्वियोली में मूव कर जाएगा और एल्वियोली से हमारा इम्प्योर ब्लड बाहर चला जाएगा. ठीक है, उसके बाद एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्स 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 टू एल्वियोली. अगर ऑक्सीजन के केस में बात करें तो हमने पढ़ा था एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्स 5 ml. 5 था, यहाँ पे 4 ml. ठीक है, ये याद रखना, ये एक फैक्ट है जो एक अच्छा पॉइंट है जो याद रखना है, क्योंकि ऐसा का ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भाई कितना डिलीवर करता है. ऑप्शन होंगे बहुत सारे, तो 400 मिलीलीटर 4 मिलीलीटर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्डन्स इफेक्ट. हेल्डन्स इफेक्ट क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ CO2 कंपाउंड एट एल्वियोली. CO2 का डिसोसिएशन एल्वियोली पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. वही बात, डिसोसिएशन उसका होगा जिसकी कंसंट्रेशन कम है और एसोसिएशन उसका होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है. और बस साइट का ध्यान रखना है, टिश्यू पे हमें पता है CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो वहाँ उसका एसोसिएशन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन. एल्वियोली पे जबकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का और डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का. एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिख रखी हैं, ट्रू और फॉल्स देखना है आपको. ट्रू और फॉल्स का आप ये स्टेटमेंट पढ़ के देखिए कि ये ठीक है या गलत. क्लोराइड कंटेंट मोर इन द आरबीसी ऑफ विनियस ब्लड देन आरबीसी ऑफ आर्टेरियल ब्लड. जो क्लोराइड कंटेंट यानी Cl नेगेटिव, वो क्या आरबीसी जो हमारी विनियस ब्लड की होती है उनमें ज़्यादा होता है आर्टेरियल ब्लड के मुकाबले. पॉज करो और सोचो. तो ये करेक्ट है. क्यों?
क्योंकि अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने CO2 के बारे में आपको बताया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में जो क्लोराइन का कंटेंट होता है वो RBC डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोराइड कंटेंट मोर इन प्लाज्मा ऑफ आर्टेरियल ब्लड देन प्लाज्मा ऑफ वीनस। ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टेरियल ब्लड जो हमारा प्लाज्मा जो होता है आर्टेरियल ब्लड का, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, आर्टेरियल ब्लड क्या होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड। हाँ, पहले ये देखना आप, वीनियस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टेरियल ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आरबीसी के केस का था। प्लाज्मा के केस की बात करें तो प्लाज्मा में जो है क्लोराइड कंटेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू वीनियस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोराइड कंटेंट मोर इन आरबीसी ऑफ पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी यानी पल्मनरी आर्टरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है पल्मनरी आर्टरी। देन आरबीसी ऑफ सिस्टमिक, सिस्टमिक मतलब ऑक्सीजनेटेड। अब वो आरबीसी वाली बात हो गई, आरबीसी तो भाई आरबीसी में जो कंटेंट है क्लोरीन का वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बस प्लाज्मा का ध्यान रखना कि प्लाज्मा आ जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, और आरबीसी आ रहा है तो बस आप ये ध्यान रखना कि पल्मनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है, वीनियस ब्लड कौन सा कैरी, वीनियस ब्लड में कौन सा डीऑक्सीजनेटेड होता है या ऑक्सीजनेटेड होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ड्यू टू क्लोराइड शिफ्ट क्लोरीन अमाउंट मोर इन आरबीसी। क्लोराइड शिफ्ट की वजह से जो क्लोरीन का अमाउंट है वो आरबीसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आरबीसी में ज़्यादा होता है आरबीसी ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के कंपेयर में। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि पल्मनरी वीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद है एक मायोग्लोबिन। हमने पढ़ा अभी, देखो एक हीमोग्लोबिन टर्म हमने पढ़ ली, अब एक मायोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है वो हम पढ़ चुके हैं। हीमोग्लोबिन दो प्रकार की है, एक हीम प्रोटीन, एक ग्लोबिन प्रोटीन। अब एक टर्म है मायोग्लोबिन, ये हमारी मसल्स में होती है। ठीक है, मसल्स में जो ऑक्सीजन एफिनिटी करता है ना हीमोग्लोबिन के साथ, वो मायोग्लोबिन के साथ करता है। ठीक है, देखो फाउंड इन मसल्स। अब हीमोग्लोबिन के केस में चार आयरन के जो है कंपाउंड बन रहे थे। ठीक है, वो चारों जो हैं फिर एक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंटेन कर रहे थे। मायोग्लोबिन के केस में एक आयरन जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो एक ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। एफिनिटी जो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ होती है वो हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, मायोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हिकअप जो हम हिचकी कहते हैं ना, वो जर की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन होती है। मतलब जो हमारा डायफ्रागम होता है उसमें जब इम्प्रॉपर मूवमेंट होती है, मतलब प्रॉपर वो अपनी डोम शेप या फिर फ्लैट शेप नहीं ले पा रहा होता है, मतलब इम्प्रॉपर मूवमेंट कर रहा होता है, उस टाइम हमारे को हिचकी आती है। मतलब जर की झटके से इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन होती है जो। अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन डायफ्रागम की मदद से होती है, मूवमेंट अच्छी नहीं है तो वही बात है ना, जर की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन। तो ये इसका एक पीछे लॉजिक लगाते हैं तो कोई याद कर रहा हो तभी हमें हिचकी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डायफ्रागम की इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब देखो जो हायर एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं ना, जैसे अपना हो गया मनाली, रोहतांग, शिमला, ऐसी जगह पे जो उनका ऑक्सीजन सप्लाई होता है ना, मतलब वो कम हो जाता है। देखो एट हायर एल्टीट्यूड नंबर ऑफ आरबीसी जो है मोर फॉर, उनका आरबीसी का जो है कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ताकि उनका ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो पाए। देखो एट हाई एल्टीट्यूड ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो एफिनिटी बाइंडिंग की भी तो कम होगी ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो बॉडी प्रोड्यूस करती है ज़्यादा आरबीसी, जितने ज़्यादा आरबीसी होंगी ऑक्सीजन उतना ही तो फिर अपना प्रोड्यूस हो पाएगा ना, तो इसी वजह से। और अगर मतलब जिन लोगों में ज़्यादा कमी हो जाती है ना, हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, जैसे हम चले जाएं,
हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगे तो नोज़िया, वोमिटिंग, वीकनेस, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिकली लोग रहते हैं ना, उनका मतलब ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन रेट रहता है हमेशा, उनकी ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा, हार्ट रेट भी ज़्यादा, आरबीसी प्रोडक्शन भी ज़्यादा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो न्यूरल रेगुलेशन, एक केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। और हमारे में एक क्वालिटी होती है, एबिलिटी है हमारे में कि हम अपने जो रेस्पिरेटरी रिदम को खुद मेंटेन और मॉडरेट कर पाते हैं। तो मतलब हमारे में एबिलिटी होती है कि हम अपने रेस्पिरेटरी रिदम को खुद मॉडरेट और मेंटेन कर पाए। और ये हमारे न्यूरल, अब हम पहले न्यूरल रेगुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। न्यूरल रेगुलेशन मतलब हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है ना हमारा ऊपर माइंड में, ठीक है, वहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल सिस्टम, वहाँ से ये मेंटेन होता है। और इम्पल्स फॉर वॉल्यूंटरी ब्रीदिंग सेंट बाय सेरिब्रम। अब देखो वॉलेंट्री से क्या मतलब है, जो हम अपनी इच्छा से जिस चीज़ को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है भाई हमारे माइंड में जो हमारा सेरिब्रम होता है ना, उसकी मदद से हम वॉलेंट्री ब्रीदिंग कर सकते हैं। कैसे? अब देखो मतलब हम योगा करते हैं, योगा के टाइम पे हम सांस अंदर अपनी मर्जी से ले भी लेते, मतलब ज़्यादा सांस भी लेते हैं, ज़्यादा छोड़ भी सकते हैं, तो वो जो है सेरिब्रम की मदद से होता है। और अब जो हम बेसिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में, जो कि हमारा मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के। ये तो वॉल्यूंट्री की बात थी, अब इनवॉल्यूंट्री की बात करेंगे। देखो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही हमारा ब्रीदिंग रेट चलता रहता है, ठीक है। ये तो कभी कभार ही हो सकता है। वॉलंटरी तो भैया हम भाग रहे हैं ज़्यादा तेज़ से, उस टाइम हम ज़्यादा सांस छोड़ ले ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके, ठीक है। लेकिन हमारा इनवॉलंटरी तो होता है ना ब्रीदिंग रेट 99%, तो वो होता है, उसको जो कंट्रोल करता है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक होता है हमारे ब्रेन में। जो मेड्यूलर रीजन होता है ना, ब्रेन में एक मेड्यूलर रीजन होता है, वहाँ पे ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। अब ये डायग्राम देखना, ये हमारा ब्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेड्यूलर रीजन में, डन। मैं इसके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के अंदर यहाँ हमारे दो ग्रुप होते हैं, एक डोर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दो प्रकार के हैं, एक डोर्सल साइड पे यानी एक पीछे साइड पे, एक आगे साइड पे, एक वेंट्रल आरजी और डोर्सल आरजी, ठीक है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को हम इंस्पिरेटरी एरिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी एरिया। और अगर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ऊपर एक और जो पोर्शन होता है उसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो कि पोन्स रीजन में होता है। ये हमारा मेड्यूलर रीजन है, ये हमारा पोन्स रीजन है। अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का क्या काम है, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो जो है बेसिक रिदम जो हमारी ब्रीदिंग की होती है ना, उसे मेंटेन करता है। बेसिक रिदम, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसको। जबकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो ड्यूरेशन जो होती है इंस्पिरेशन की, उसको कम करता है। अब हमारे सांस अंदर लेने की ड्यूरेशन कम हो गई तो इसका मतलब हमारा रेट जो है ब्रीदिंग का वो बढ़ जाता है। मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है, उसकी ड्यूरेशन को कम करके। जबकि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट है वो क्या करता है, हमारा बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अब डिफरेंस देखेंगे यहाँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट ऑन मेड्यूलर रीजन ऑफ ब्रेन, जबकि ये प्रेजेंट होता है पोन्स रीजन में। सेकेंड पॉइंट, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, जबकि ये रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देता है और उसको इंस्पिरेशन के टाइम ड्यूरेशन को कम करके। ये न्यूमोटैक्सिक क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, जिसकी वजह से जो हमारी लंग्स है, ये शायद ये नीचे आप देख नहीं पा रहे होगे, लिख लेना, जिसकी वजह से लंग्स जो है पार्शली फिल्ड हो जाती है। हम बहुत तेज़ से सांस लेने लगते हैं ना, मतलब हाई रेट पे सांस लेने लगते हैं, तो उस टाइम जो हमारी लंग्स है पार्शली फिल्ड होती है, यानी आधी अधूरी फिल्ड होती है, पूरे तरीके से इंस्पिरेशन नहीं हो पाती, ठीक है। ये क्या करता है, ये पोन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक इसको अपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। अब हमने एक पढ़ लिया अपना न्यूरल रेगुलेशन। दूसरा टाइप था केमिकल रेगुलेशन। तो केमिकल रेगुलेशन क्या होता है, देखो अब यहाँ देखो,
ये हमारा वही रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम सेंटर, ये हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये पोन्स में, ये मेडुला में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास ये ऐसे राउंड राउंड कुछ कीमो रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। इस एरिया को हम कीमो सेंसिटिव एरिया कहते हैं। ये भी अगेन मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास होता है। कीमो रिसेप्टर क्या होता है, पहले मैं ये टर्म बताने से पहले इसको बता दूं। कीमो रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, एक जो हमारे सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, दो जगह होते हैं बेसिकली, सेंटर रीजन में यानी हमारे दिमाग में, ब्रेन में, मेडुला रीजन जो ये था, एक पेरिफेरल यानी हमारे अनदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 की और H+ की कंसंट्रेशन से। मतलब अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना हमारे ब्लड में, ठीक है, जैसे यहाँ हमारी ये हार्ट है, ये हमारी जो है क्या है डोर्सल आर्टरी, ये हमारी एरोटिड आर्टरी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जाती है। यहाँ पे भी हमारे जो हैं कीमो रिसेप्टर होते हैं यानी ओटिक बॉडी जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे भी होते हैं जिसे हम कैरोटिड बॉडी कहते हैं। यानी कि इन तीनों का सेम ही काम होता है। जो ये हमारे कीमो रिसेप्टर एक यहाँ है, एक कैरोटिड बॉडी, ओटिक बॉडी, ये तीनों जो हैं हाईली सेंसिटिव कंसंट्रेशन से किसकी, CO2 और H+ की होते हैं। अगर इनकी वैल्यू हाई हो जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी सांस लेने लगते हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है वो CO2 हम बाहर जल्दी पास करते हैं, और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम अपने एक लेवल तक लेकर आते हैं। समझ पाए आप मैंने क्या कहा? कि कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो अगर हमारी बॉडी में CO2 की या फिर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, वो अच्छी तो है नहीं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सिग्नल्स देते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा CO2 सारा बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन हमारा नॉर्मल रेट पे आ जाता है बॉडी का, ठीक है। ये मैंने यहाँ डबल स्टार इस पॉइंट पे इसलिए लगाया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा है कि जो रोल होता है O2 का, ये NCERT की लाइन है एज इट इज़, जो रोल है O2 का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब कम रोल होता है उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ICO2 की बात की, कीमो रिसेप्टर CO2 के अपोजिट रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो रोल है वो कम होता है कंपेरिजन करें अगर हम CO2 से। तो दो प्रकार, ये जस्ट एक थोड़ा सा इजी याद हो जाए करना या कन्फ्यूजन ख़त्म हो अगर हो भी, तो इसलिए मैंने बनाया कि न्यूरल रेगुलेशन अपना दो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक, मेडुलर रीजन, पोन्स रीजन, डन। ये बेसिक अपनी रिदम को कंट्रोल करता है, जबकि ये हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, ड्यूरेशन किसकी, इंस्पिरेशन की कम करके। केमिकल कीमो सेंसिटिव एरिया, ओटिक बॉडी ये रहा, और ये अपना कैरोटिड बॉडी, ये हमारे अगर CO2 या H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है बॉडी में, सिग्नल एक्टिवेट होकर सिग्नल्स देने लगता है, जिसकी वजह से हम तेज से सांस लेने लगते हैं, CO2 एडिशनल बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने जैसे कहा था जल्दी से मैं एक थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का, ताकि जो अच्छे से एक बार फिर से सारा याद हो सके, सारा माइंड में आ सके। हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है एनर्जी लिबरेशन का, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के 5 टाइप पढ़े थे हमने। रेस्पिरेशन 2 प्रकार की होती है, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाली। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े। इंसेक्टा यानी हमारे कॉकरोच वगैरह में क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी फ्लूइड का उनमें कोई काम नहीं होता, सीधा एयर पास होती है अपने टिश्यूज़ और सेल्स तक। उसके बाद हमने पढ़ा स्पॉन्जिस, कोलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, स्टीनोफोरा के बारे में। उनके जनरल बॉडी सरफेस से वो सांस लेते हैं, यानी सिंपल डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। अर्थवर्म जो होते हैं वो अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन का यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी जो वो नरिश्ड त्वचा होती है उसके थ्रू। आर्थ्रोपोडा जो हमारे एक्वेटिक वो गिल्स की मदद से, जैसे हमारे प्रॉन्स हो गए, मोलस्का, फिश, ठीक है। गिल्स से जो रेस्पिरेशन हो उसको ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स से जो रेस्पिरेशन हो उसको हम पल्मनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एट्सेट्रा।
मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पिरेशन हो उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जो वाटर प्लस एयर दोनों में पॉसिबल है। जैसे हमारे कुछ एम्फीबियंस है वाटर में होंगे तो वो स्किन से रेस्पायर करेंगे, लैंड पे होंगे तो अपना स्किन, लंग्स, बकल कैविटी कोई भी। उसके बाद जो हमारा टैडपोल लार्वा है वो अपनी गिल्स का यूज़ करता है सॉरी ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन जो हमारा फ्रॉग होता है वो अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज़ करता है। डन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने नेसल पैसेज पढ़ा था, जो मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स को जो अलग करता है वो नेसल सेप्टम होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। PSCCGE से जो नेसल पैसेज लाइंड होता है, नेसल पैसेज म्यूकस को इनसाइड पास करता है। और जो हमारा बोमेंस ग्लैंड जो कि नेसल पैसेज में प्रेजेंट होता है, और बिलो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम वो मदद करता है स्मेलिंग के पर्पज़ में। डन। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा यूवुला होता है, जो हमारा बकल कैविटी में होता है यूवुला प्रेजेंट, वो स्वेलोइंग के टाइम लिफ्ट अप हो जाता है और जो हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं ना उनको कवर कर देता है ताकि खाना वहाँ तक ना जाए। हमारा एपिग्लोटिस स्वेलोइंग के टाइम पे जो हमारा ग्लोटिस है उसको कवर कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्रैकिया है हमारी सांस की नली उसमें खाना ना जा पाए और ओसफेगस में ही खाना जाए। ठीक है, डन। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे जो हैं दो पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड के, एक ट्रू एक फॉल्स। ट्रू की मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है, फॉल्स जो है ट्रू की मदद करता है साउंड प्रोड्यूस करने में। अब बर्ड में जो साउंड बॉक्स होता है वो सिरिंग्स नाम का होता है। ठीक है। हमारे ट्रैकिया में 16 से 20 सी शेप्ड मतलब इरेगुलर मतलब इनकम्प्लीट जो है कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। ट्रैकिया यानी हमारी सांस की नली, अगर वो कोलैप्स हो गई तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम मर जाएंगे। तो ऐसा ना हो पाए इसलिए जो वो कार्टिलेजियस रिंग्स वहाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में जो अपना डिवाइड होती है, सेकेंडरी टर्शरी में। टर्शरी ब्रोंकाई ब्रोंकाइल्स में और ब्रोंकाइल्स टर्मिनल ब्रोंकाइल्स में। टर्मिनल फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स में और रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट आर्टरिया में, आर्टरिया एल्वियोलर सैक में, एल्वियोलर सैक एल्वियोली में। ये पूरा जो मैंने ये एक माइंड मैप की तरीके से मैंने नोट्स में बना के डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं पीछे वाले पार्ट्स में। प्राइमरी ब्रोंकाइल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक हमारा ब्रोंकाइल ट्री होता है, जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल से लेकर एल्वियोली तक उसको रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं, जहाँ पे गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाइल से लेकर जो है टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक हमारा कंडक्टिंग जोन होता है, जहाँ पे डेड स्पेस एयर प्रेजेंट होती है, जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल से लेकर एल्वियोली तक हमारा एक्सचेंजिंग जोन वो होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलर एयर वहाँ पे होती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अपने लंग्स के बारे में। 2 लंग्स होती है, एक राइट एक लेफ्ट। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, 625 ग्राम उसका वेट होता है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, 575 ग्राम उसका वेट होता है। दोनों लंग्स के बीच में फ्री स्पेस होता है, उसको हम मेडियस्टिनम स्पेस कहते हैं। ठीक है। लेफ्ट लंग के जो है नीचे की साइड हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। 2 कवरिंग्स होती हैं हमारे लंग की, पेरिएटल प्लूरा आउटर, विसरल प्लूरा इनर। इन दोनों के बीच में जो कैविटी एक प्रेजेंट होती है जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। एक प्लूरिसी या फिर डायस्फोनिया नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें जो हमें सांस लेने में पेन होता है। क्यों होता है? वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा वो अपना फ्लूइड था ना, कौन सा, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन में। उसके बाद जो मैमल्स में लंग होता है वो स्पॉन्जी और सॉलिड होता है। ठीक है। सकन लंग्स भी उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स में एक एबिलिटी एब्सेंट होती है सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसको हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 4 क्वालिटी उसकी पढ़ी थी हमने। थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी होना चाहिए। एल्वियोली जो है अप्रोक्स 300 मिलियन एल्वियोली जो प्रेजेंट होती है दोनों लंग्स में। कितनी? 300 मिलियन। और जो उनका इनर एल्वियोलर सरफेस एरिया जो दोनों लंग्स का होता है वो 70 से 100 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। जो हमारा एल्वियोलर रीजन होता है वहाँ पे 2 लेयर होती है, इनर लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर को हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। न्यूमोसाइट टाइप 2
जो कि हमारा इनर लेयर था एल्वियोली का, वो एक सिक्रीट करता है एल्वियोलर फ्लूइड, जो रिलीज करता है एक सब्सटेंस लेसिथिन नाम का, जो सरफेस टेंशन को कम करता है, सर्फेक्टेंट के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स की कोलैप्सिंग नहीं होती और कुछ ना कुछ एयर हमेशा प्रेजेंट होती है। लाइफ टाइम लंग्स में जो कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम रेसिडुअल एयर कहते हैं, जो कभी भी बाहर नहीं आती। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रीदिंग रेट 0 होता है, क्योंकि लेसिथिन उस टाइम नहीं होता। प्लेसेंटा की मदद से ही जो एक फीटस है वो सांस लेता है। फिर हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, जैसे एम्फीसीमा था अपना, क्रोनिक डिसऑर्डर है, उसमें वो क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसमें जो लंग्स हैं फूल जाती हैं, ठीक है, एल्वियोली वॉल्स जो है एल्वियोली की डैमेज हो जाती है। अस्थमा एलर्जेंस की वजह से होता है। ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स में सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ क्यों होती हैं, जो लोग बहुत लंबे समय से फैक्ट्रीज जो डस्ट की स्टोन ब्रेकिंग की फैक्ट्रीज उनमें काम करते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो एक इन्फ्लेमेशन जो लीड करती है फाइब्रोसिस तक। फाइब्रोसिस होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस, ठीक है। उसके बाद जो है मैकेनिज्म पढ़ा हमने ब्रीदिंग का, जो 2 मसल्स का मेन रोल होता है हमारे डायफ्रागम प्राइमरी 75% रोल डायफ्रागम का, रिब्स का जो है 25% होता है। रिब्स के अंदर जो है मसल्स प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स नाम की, जो कि 2 पार्ट की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। उसके बाद इंस्पिरेशन जब हम करते हैं वो कब हो सकता है, जो हमारे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है IPP, अगर वो कम होगा और जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, तब इंस्पिरेशन होगा। यानी हमारी एयर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पास होती है। एक्सपिरेशन जब होगा जब IPP ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक एयर कम होगा। उसके बाद जो है हमने पढ़ा कि हमारा इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, हमेशा याद रखना। फिर एक टर्म और थी फोर्सफुल ब्रीदिंग नाम की, जिसमें जो हमारी नॉर्मल मसल्स जैसे अब वो अपना डायफ्रागम और ICM यानी रिब्स वो तो यूज़ में आती हैं, कुछ एडिशनल मसल्स एब्डोमिनल मसल्स वगैरह भी इसमें काम में आती है। नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग में हमारा उसमें अपना नॉर्मल ब्रीदिंग बारे में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जबकि फोर्सफुल वाले में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में। स्पायरोमीटर एक टर्म है, एक डिवाइस होता है जिससे हम अपनी कितनी हमने एयर अंदर ली, कितनी छोड़ी, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है जो होती है 500 ml और 1 मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर। फिर था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कि कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद। ये होता है 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी सिमिलर इसकी तरह की, एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना सांस छोड़ सकते हैं एडिशनल, ये 1000 से 1100 मिलीलीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा रहती है लेकिन एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, ये होती है हमारी 1100 से 1200 मिलीलीटर। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो हमारी होती है कि कितना एक इंसान इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, उसमें हमारी टाइडल वॉल्यूम भी कंसीडर होती है और IRV भी, इंटरनल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी 3000 मिलीलीटर इसकी होती है। सेम EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है कि कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ये होती है TB प्लस ERV। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये होती तो रेसिडुअल वॉल्यूम की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है रेसिडुअल वॉल्यूम में फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद वाली एयर रहती है और इसमें हमारी नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जितनी एयर लंग्स में बचती है, ये होता है हमारा फंक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी इज इक्वल टू ERV प्लस RV। एक्सपीरेशन का जिक्र है तो ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारी होती है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितना ले और छोड़ सकते हैं एक फोर्स एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन के बाद, ये हमारा होता है ERV प्लस TB प्लस IRV। उसके बाद हमारा टोटल लंग कैपेसिटी जो हमारा 6 लीटर के अप्रोक्स होता है, ये होता है कि कितना हमारे फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में वॉल्यूम अकोमोडेट हो जाती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमने पढ़ा, 2 साइट पे होता है, एक एल्वियोली एक टिश्यू। एल्वियोली प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज की और ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वियोली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलर एयर के बीच में होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है।
पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ एवरी इंडिविजुअल गैस। फिर हमने ये पढ़ा था अपना कि कैसे पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर में मूव करती है। डिफ्यूजन कैपेसिटी गैस की डिपेंड करती है 3 फैक्टर पे। थिकनेस कितनी होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, पार्शियल प्रेशर क्या डिफरेंस क्या है, और सॉल्युबिलिटी क्या है गैस की। और एक पॉइंट और जो याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी CO2 की 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है O2 से, क्योंकि उसकी जो डिफ्यूजिव कैपेसिटी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पढ़ा, वो अपना प्लाज्मा और RBC के थ्रू होता है। ऑक्सीजन का और CO2 का पढ़ा हमने ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जो वो एक ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट हमने पढ़ा था। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यूज, यानी 25%। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमने पढ़ा। राइट साइड पे डिसोसिएशन होता है, लेफ्ट साइड पे एसोसिएशन हो जाता है। फिर हमने आज जो हमने पार्ट 4 में पढ़ा वो बोर्स इफेक्ट, वो तो मैंने अभी जस्ट पहले ही डिस्कस किया ही था हमने। तो हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।